हेलो स्टूडेंट्स, आज 8 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है बेटा, और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी करवाया है, मैंने आपको नोट्स भी बनवाए हैं, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसकी वीडियो दोबारा से तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ठीक है, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हमारा, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी। ठीक है, तो देखो, बेसिस ऑफ चार्ज चैप्टर का नाम है, मतलब इनकम टैक्स जो है किस बेस पर चार्ज किया जाता है वो बेस इसमें बताते हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको पता लगेगा कि व्हाट इज रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि मीनिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ वेरियस पर्सन्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड टाइप्स ऑफ इनकम्स। ठीक है, तो देखो मैं स्टार्टिंग से बुक्स में से ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है कि बुक में से ही पढ़ाओ और यहाँ पे अपने पर्सनल लेक्चर नहीं दो, इसलिए मैं यहाँ पे बुक में से पढ़ा रही हूँ। टैक्स इज लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ असेसी, कि जो टैक्स है वो असेसी की टोटल इनकम पे लगाया जाता है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टोटल इनकम ऑफ ईच पर्सन इज बेस्ड अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। कहता है कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके रूल्स ये कहते हैं कि जो टोटल इनकम किसी पर्सन की होती है वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बेस्ड होती है। तो सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 6 में असेसी के जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड थर्ड है नॉन रेजिडेंट। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको बताती हूँ मीनिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, कि रेजिडेंशियल स्टेटस का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि ये चीज होती क्या है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस इज अ टर्म कॉइन्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड हैज नथिंग टू डू विद नेशनलिटी और डोमिसाइल ऑफ अ पर्सन। तो क्या कहता है कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के लिए ही इसको टर्म किया गया है, और इसका किसी देश की नेशनलिटी से या उसके डोमिसाइल होने से कि इससे इसका कोई भी इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एन इंडियन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी नॉन रेजिडेंट फॉर इनकम टैक्स पर्पज। वो कहता है कि एक पर्सन, एक इंडिया का एक ऐसा पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है, लेकिन वो इनकम टैक्स के पर्पस के लिए इंडिया का नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। वेयरएज एन अमेरिकन हु इज अ सिटीजन ऑफ अमेरिका कैन बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इनकम टैक्स पर्पस। जबकि अमेरिका का रहने वाला, अमेरिका का रेजिडेंट पर्सन जो है, वहाँ का सिटीजन जो है, वो इनकम टैक्स पर्पस के लिए इंडिया का रेजिडेंट भी हो सकता है। समझ गए मेरी बात को? तो रेजिडेंशियल स्टेटस इज अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन द टेरिटोरियल कनेक्शन ऑफ द पर्सन विथ दिस कंट्री फॉर हाउ मैनी डेज ही हैज फिजिकली स्टेड इन इंडिया। तो कह रहा है जो रेजिडेंशियल स्टेटस है किसी पर्सन का, वो डिपेंड करता है कि उस पर्सन का किसी कंट्री के साथ कितना टेरिटोरियल कनेक्शन है, मतलब कि वो पर्सन उस कंट्री में कितने दिन स्टे किया है, फिजिकली कितने दिन स्टे किया वहां पे, उसने कितने दिन रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये मीनिंग आ गई बेटा, ये मीनिंग आपने लिखनी है, एक क्वेश्चन लॉन्ग इसका बनाना है आपने। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन इज डिटरमिन्ड डिफरेंटली। Similarly, the registered status of the assessee is to be determined each year with reference to the previous year. The registered status of the assessee may change from year to year. What is essential is the status during the previous year and not in the assessment year. ठीक है, तो क्या कहता है कि किसी पर्सन का जो registered status है वो डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन किसी साल उस कंपनी का रेजिडेंट हो तो दूसरे साल वो उसका नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है। मेरी बात समझ गए? तो ये चीजें हमने यहाँ पे नोट करनी है। तो इतना आपका इंट्रो और मीनिंग आता है बेटा, ये आपने लिखना है। उसके बाद सीधे आ जाओ यहाँ से। ठीक है, ये देखो आपने ऐसे बनाना है इसका चार्ट यहाँ से बेटा। टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, कि जो हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो इनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ,
ठीक है, हिंदू इनवाइटेड फैमिली। एंड दूसरा हमारा आता है बाकी जो हमारे पर्सन है, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, तो जो हमारा इंडिविजुअल होता है और जो हमारा एचयूएफ होता है, इनके लिए दो टाइप के रेजिडेंट यहाँ पे माने गए हैं स्टेटस। पहला है रेजिडेंट, दूसरा है नॉन रेजिडेंट। और रेजिडेंट भी आगे दो टाइप का बन जाता है, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, और फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई वगैरह, इनके लिए सिर्फ दो ही स्टेटस होते हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। मतलब इनके लिए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला स्टेटस अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने करना है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जैसे आपको बताया हुआ है कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल ये आता है सेक्शन 6 में, और सेक्शन 6 पार्ट 1 जो है वो रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, और रेजिडेंट आगे दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, और सेकंड पार्ट हमारा आएगा नॉन रेजिडेंट का, ये आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 2 पार्ट 30 में। ठीक है बेटा, तो देखो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि जो रेजिडेंट तो है लेकिन वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का, ये आता है सेक्शन 6 पार्ट 1। ठीक है, तो टू डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, सेक्शन 6 पार्ट 1 प्रिस्क्राइब्स 2 टेस्ट। तो ये कह रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमिन करने के लिए जो हमारा सेक्शन 6 पार्ट 1 है, वो उसने दो टाइप के टेस्ट प्रिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, दो टाइप के टेस्ट, यानी दो शर्तें हैं इसकी। एन इंडिविजुअल हु फुलफिल्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 टेस्ट इज कॉल्ड रेजिडेंट। देखो, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल इन दोनों टेस्टों में से कोई एक टेस्ट पूरा कर लेता है, ठीक है, देखो ए और बी दो टेस्ट दिए हुए हैं ना, इनमें से अगर कोई एक टेस्ट भी वो पूरा कर लेता है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, ओनली रेजिडेंट। मेरी बात समझ गए? तो ये दो टेस्ट कौन से हैं? पहला टेस्ट है इफ ही इज इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 डेज और मोर। तो पहली शर्त उसने ये कही है, पहला टेस्ट उसने ये कहा है कि ये देखना चाहिए कि अगर वो पर्सन इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा टाइम के लिए उसने इंडिया में फिजिकली स्टे किया है, ठीक है, यानी कि वो 182 डेज अगर इंडिया में रहा है, ठीक है, 365 डेज होते हैं ना, उसमें से 182 डेज अगर वो इंडिया में रहा है या उससे ज़्यादा रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। और या फिर इफ़ ही वॉज इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years प्रिसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, एंड ही वॉज इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग टू इन ऑल टू 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। दूसरी शर्त में वो कहता है कि अगर वो पर्सन, ठीक है, अगर वो पर्सन इंडिया में पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स को मिला के, यानी कि जो रेलेवेंट, ये जो करंट प्रीवियस ईयर है इसके पहले वाले 4 प्रीवियस ईयर्स में अगर वो कुल मिला के, मतलब चारों प्रीवियस ईयर्स में कुल मिला के उसने इंडिया में 365 डेज कंप्लीट किए थे, ठीक है, एंड और जो ये करंट प्रीवियस ईयर है जिसको हम बोलते हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और इसके साथ साथ अगर वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में उसने 60 डेज कंप्लीट किए हैं, मतलब दोनों चीज़ें कौन सी, कि एक तो उसने रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 प्रीवियस ईयर्स में उसने 365 डेज कुल मिला के पूरे किए हैं, और दूसरा ये जो प्रेजेंट वाला प्रीवियस ईयर है इसमें उसने 60 डेज कंप्लीट किए हैं, ठीक है, तो वो इंडिया का क्या माना जाएगा? रेजिडेंट माना जाएगा। मतलब दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त कंप्लीट करनी है बेटा, दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी है तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। देखो, सेटिस्फाइंग एनी वन ऑफ द 2 कंडीशन गिवन अंडर सेक्शन 6 पार्ट 1। तो इन अंडर सेक्शन 6 पार्ट 1 में 2 शर्तें हैं, इन 2 शर्तों में से कोई एक शर्त उसने कंप्लीट कर ली है तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ गए सारे बच्चे? अभी तक तो वो सिर्फ इंडिया का रेजिडेंट बना है, लेकिन अगर उसको इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है, क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं ना,
अगर उसको इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है तो उसको इन दोनों में से कोई एक शर्त कंप्लीट करने के साथ साथ उसको आगे वाली 2 और शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। कौन सी? यहाँ से देखो, ये बीच का एक्सप्लेनेशन तुमने नहीं पढ़ना है, समझ गए ना? ये चीज़ तुमने नहीं पढ़नी है, ठीक है? तुमने आगे यहाँ से लिखना है बेटा, नोट्स तैयार करना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे सारा कहानी तुमसे पढ़ा जाएगा। तो बाकी ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए उसके उन दोनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करने के अलावा उसको ये दोनों शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। दोनों शर्तें कौन सी? पहली शर्त ये है, ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, फुलफिलिंग एटलीस्ट 1 टेस्ट गिवन अबव, यानी कि इन दोनों टेस्टों को में से कोई एक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर उसको इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है, मेरी बात समझ गए, तो उसको क्या करना है कि इन एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर्स आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन क्वेश्चन, ठीक है? तो क्या कहता है कि भाई उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन में दिया गया जो प्रीवियस ईयर है, यानी कि जो करंट प्रीवियस ईयर है, उसके अलावा पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में से 2 प्रीवियस ईयर में वो इंडिया का रेजिडेंट बना रहा हो। कहने का मतलब क्या है? रेजिडेंट कब बनेगा वो? जब इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त कंप्लीट करेगा। तो कहता है कि पिछले 10 सालों में से, यानी कि पिछले 10 प्रीवियस ईयर में से कोई 2 प्रीवियस ईयर में वो इंडिया का रेजिडेंट बना हो, यानी कि उसने इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी की हो, ठीक है? और उसके साथ साथ he has stayed in India for at least 730 days in 7 previous years immediately preceding the previous year in question। तो इसके साथ साथ उसको एक शर्त और पूरी करनी है कि उसने जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर चल रहा है, जो करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है, उससे पहले वाले 7 प्रीवियस ईयर्स में कुल मिला के 730 डेज इंडिया में कंप्लीट किए हों, इंडिया में रहा हो 730 डेज। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए उसको एक तो रेजिडेंट होने की दोनों में से कोई एक शर्त कंप्लीट करनी पड़ेगी, या तो वो ए पूरा कर ले या बी पूरा कर ले। उसके साथ साथ वो इन दोनों ही शर्तों को पूरा करेगा बेटा। देखो, फर्स्ट सेकंड दोनों शर्तों को, तो कुल मिला के उसको 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, ये दोनों इकट्ठी और ए और बी, इन दोनों में से कोई एक शर्त, तब वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। मेरी बात समझ गए? तो आज आप इतना ही करोगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, इसको अच्छे से समझना। जिसको समझ में नहीं आए मेरे को यहाँ पे फीडबैक देना बेटा, ठीक है? फीडबैक दोगे मुझे इसकी कि हमको मैडम समझ में आया है कि नहीं आया है, तब मैं तुमको ये आगे करवाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जो हमारा क्वेश्चन आता है ना इस चैप्टर में से, उसका ये सिर्फ 40% पार्ट कंप्लीट हुआ है, ये इतना, ठीक है? तो बाकी कल कराऊंगी।